नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, डाउट आ रहा था कि प्रयोगशाला परिचारक वाला जो पद आया है उसकी तैयारी किस तरीके से करना है, और उसमें साइंस का तैयारी मुख्य रूप से उसमें मेजर पोर्शन जो 60 नंबर का आने वाला है वो विज्ञान का आने वाला है, तो साइंस की तैयारी कैसे करें। तो इसीलिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया है आप लोगों के लिए कि पिछले साल में जो व्यापम के एग्ज़ाम का में जो विज्ञान किस तरीके से आया है, और प्रयोगशाला के पेपर में, पहले के पेपर में परिचारक का जो पहले पेपर हुआ उसमें किस तरीके से विज्ञान आया है, उसके हिसाब से जो है, और अभी किस तरीके से किस लेवल का विज्ञान आ सकता है, उस तरीके के हिसाब से मैंने इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया है। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको एक नई दिशा मिलेगी प्रयोगशाला की तैयारी करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो मैंने फोकस किया है विज्ञान का जो ये टॉपिक है उसके ऊपर। तो देखिए, शुरू में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि पद किस प्रकार का है और आपका क्या क्या उसमें योग्यता किस प्रकार की है और कितना कितना पद आया है। तो प्रयोगशाला परिचारक का कुल पदों की संख्या है आपकी 430 प्रयोगशाला परिचारक के। उसके बाद इसमें दो प्रकार के पद आए हैं। देखिए, इसमें प्रयोगशाला परिचारक का 430 पद है, और दूसरा एक है भृत्य, चौकीदार और स्वीपर। तो भृत्य का 210 पद है, चौकीदार का 210 पद है और स्वीपर का 30 पद है। कुल मिला के 880 पद आए हैं। ठीक, ये जो है वो आप कह लीजिए क्लास 4 का पद है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो क्लास 2 के पद होते हैं, है ना, क्लास 2 में आपका डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वो सब पद आते हैं। क्लास 3 में आपका जो शिक्षाकर्मी वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, ये सारे पोस्ट, पटवारी के, आरआई के पोस्ट आते हैं। और क्लास 4 का ये वाला पोस्ट आता है जिसमें प्रयोगशाला परिचारक है, भृत्य है और ये है। इसका एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम जो है वो 2 एग्ज़ाम होगा आपका। जो फॉर्म भरा चुका है इसका, तो प्रयोगशाला परिचारक का एक पेपर होगा और उसके बाद भृत्य, चौकीदार और स्वीपर का एक अलग पेपर होगा। ठीक, यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक का भी सैलरी देखें तो 20,000 के ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पर इन लोग का सैलरी जो है 15,000 से 20,000 के बीच रहेगा। 880 कुल पदों की संख्या है। अब यहाँ पर योग्यता क्या है, तो योग्यता देखिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए 10वीं पास, 10+2 उसमें लिखा हुआ है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं उसमें कि 10+2 मतलब से हायर सेकेंडरी 12th थोड़ी मांग रहा है, 12th नहीं है, 10वीं पास होना चाहिए प्रयोगशाला परिचारक के लिए। अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। और भृत्य, चौकीदार और स्वीपर, इन तीनों के लिए 5वीं पास, 5th अगर पास किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। ये हो गया आपका एक बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। ठीक, तो सिलेबस हम अगर देखेंगे तो 2 पार्ट में इसका सिलेबस दिया हुआ है। 2 पार्ट में इसका सिलेबस कैसे है, पार्ट 1 में सामान्य विज्ञान है जिसमें आपको बेसिक साइंस पूछा जाएगा। विज्ञान में क्या क्या आता है, आपका फिजिक्स आता है, बायोलॉजी आती है और केमिस्ट्री आती है। 3 सब्जेक्ट आपका किस में आता है, पार्ट 1 में आएगा, सामान्य विज्ञान में। और पार्ट 2 है आपका जिसमें भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल पूछा जाएगा, वो है। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका पेपर अलग होगा, इसका पेपर अलग होगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रयोगशाला परिचारक की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ भृत्य, चौकीदार और स्वीपर की, मैं प्रयोगशाला परिचारक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो प्रयोगशाला परिचारक में आप देखेंगे सामान्य विज्ञान का 60 प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर के 1 प्रश्न रहेगा, और 1 प्रश्न गलत होने पर 0.25 मार्क्स कटेगा। इसका मतलब यह कि 4 सवाल गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा आपका। तो पार्ट 1 में सामान्य विज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे, ये 60 नंबर का आ रहा है। और पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ और भारत का भूगोल प्लस भारत और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, ये सब मिला के ये रहेगा 40 मार्क्स का। तो 60 और 40 कितना हो गया, 100। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन। ठीक, तो भारत का, छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत का भूगोल कंप्लीट। हम लोग अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और आपका मेनली एग्जाम कब हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप ये वाला जो टॉपिक आप देखेंगे, अभी हम लोग इसके, अगर आप इसके लिए बोलेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार कर दूंगा, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछ सकता है। अभी हम लोग पार्ट 1 के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, तो पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं भौतिकी। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल टॉपिक्स हैं और किस तरीके से सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है मोशन, गति। गति वाले टॉपिक पे अगर आप बात करेंगे हम लोग, तो गति में क्या क्या पूछा जा सकता है, राशियां, है ना, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। ठीक है, जैसे कि पूछेगा आपको सवाल इसमें किस तरीके से आता है, आयतन सदिश राशि है कि अदिश राशि है,
समय सदिश राशि है कि अदिश राशि है, द्रव्यमान सदिश राशि है कि अदिश राशि है। एकदम बेसिक सवाल आएंगे, 10वीं लेवल के सवाल आएंगे। प्रयोगशाला सहायक का पेपर हुआ था जो आपका पहले 2018-19 के आसपास हुआ था, उस लेवल का विज्ञान नहीं पूछेगा इसमें, उसमें नीट लेवल का पेपर क्वेश्चन पूछा था। वो पद बहुत अलग था इस पद से, ठीक, उससे नीचे का पद है ये। इसमें उस लेवल के विज्ञान को नहीं पूछा जाएगा, उसकी गलतफहमी मत रहिएगा। बेसिक सवाल आएगा 10वीं से रिलेटेड, मतलब 10th का बुक अगर साइंस पढ़ लेते हैं 10th लेवल का, तो आपका पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, लूसेंट भी आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, तो उसमें भी ऊपर ऊपर से रहता है, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे राशियाँ, सदिश राशि, अदिश राशि, किस तरीके क्या चीज़ें सदिश राशि में आती, क्या अदिश राशि में आती हैं। गति के नियम, उसमें न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का थर्ड नियम, ठीक। तो इसमें इस तरीके से सवाल आएगा, इसके एग्जाम्पल से सवाल आते हैं। जैसे गति के नियम में कैसा सवाल आएगा, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुक जाती है, तो जो व्यक्ति है वो क्या है, आगे की ओर धक्का लगता है, ठीक है। जब गाड़ी रुकती है तो आगे की ओर धक्का, तो कौन सी गति का नियम है, जड़त्व का नियम है ना, तो किस गति के किस नियम के अंतर्गत आता है, ठीक। कंबल को झाड़ते हैं तो धूल निकलता है, गति के किस नियम के अंतर्गत शामिल है। तो उदाहरण से सवाल आते हैं इसमें, ये जो उदाहरण है वो न्यूटन के गति के किस नियम के अंतर्गत आता है, इस तरीके का सवाल गति के नियम में आपको पूछा जाएगा, ठीक। तो ये पहला चैप्टर हो गया गति से रिलेटेड। कई सारे सवाल यहाँ पर व्यापम पूछा है, बने हैं इसमें सवाल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपका है तो वो है प्रकाश यानी लाइट। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं फिजिक्स में। अब देखिए इसमें वर्णक्रम, विबग्योर जानते हैं आप, बैजानी हप्पी नाला, तो उसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन से, इंद्रधनुष में जो रंग बनता है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरण कौन सी है, कौन से रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रहता है, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, वो इसमें वर्णक्रम में पूछेगा। उसके अनुसार जमाइए उसको इस तरीके से, घटते से बढ़ते क्रम में बढ़ते, और किसमें कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा रहता है, ये सब चीज़ें वर्णक्रम में पूछेगा। अपवर्तन, अब यहाँ पर देखो आप, अपवर्तन में प्रकाश किरण एक समतल स्थान से टकराकर लौट जाती है, इसे क्या बोलते हैं, तो अपवर्तन बोलते हैं कि परावर्तन बोलते हैं। बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है क्रांतिक कोण क्या होता है, इस तरीके के सवाल बने हैं इसमें। दृष्टि दोष, इसमें आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, पास की वस्तु नहीं दिखती तो उसको कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर की वस्तु नहीं दिखती है उसको कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं। एकदम ऊपर सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपको याद रखना है कि कौन सा दृष्टि दोष किसके अंतर्गत आता है। जरा दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष के, पास का चीज नहीं दिखता, दूर का दृष्टि नहीं दिखता, उसको कौन सा दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से सवाल, ये लेंस से सवाल पूछेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका उदाहरण पूछेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, इस प्रकार से सवाल आएंगे। दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पेपर टॉपिक है, हर बार इसमें से सवाल आते हैं। किस प्रकार से सवाल बनते हैं दर्पण से, कि देखिए अवतल लेंस का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीन ही प्रकार का दर्पण होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, समतल दर्पण, घर में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से लेंस के लिए बात करेंगे तो वही होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो उसका प्रयोग पूछेगा आपको। उसी तरीके से दर्पण का प्रयोग, गाड़ी के शीशे में जो साइड मिरर होता है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग या कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं, है ना। तो वो एग्जाम्पल से पूछेगा कि कौन से दर्पण का प्रयोग, एग्जाम्पल क्या है उसका, वो आपको मेन पूछेगा। व्यतिकरण क्या होता है, ये सिंपल डेफिनेशन है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में किस प्रकार का सवाल आएगा, सूर्य से किरण आ रही है, उसमें लाल प्रकाश ही क्यों नजर आता है, जो सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड लाइट का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि लाल प्रकाश का स्कैटरिंग कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है। तो इस प्रकार से सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे आपको, है ना। तो वो सारे सवाल जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया है। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से सवाल बनेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। इसके बाद आएगा ध्वनि, साउंड से क्या क्या सवाल आता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या होती है, अश्रव्य पराश्रव्य। देखो अश्रव्य कितने से कितने डेसिबल, सामान्य मनुष्य के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है, कितने से कितने डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो सामान्य मनुष्य सुन सकता है। अश्रव्य कितने डेसिबल से कम की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। पराश्रव्य कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो, मतलब कि सामान्य मनुष्य के लिए
ध्वनि प्रदूषण, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण बोला जाता है, इस प्रकार की ध्वनि। वायुयान में कितने डेसिबल की ध्वनि होती है, इस प्रकार का जो सवाल है वो यहाँ पर ध्वनि वाले सवाल चैप्टर से पूछा जाते हैं, तो वो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं, तो कई वो कितना डेसिबल ध्वनि निकलता है वायुयान से, कितना डेसिबल, वो सब याद रखिएगा मेनली, जो इको क्या होता है ना, ये सब चीज़ें पूछी जाती है इसमें। अगला है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको मोटर से सवाल पूछेगा, मतलब मोटर कौन से ऊर्जा को कौन से, तो एनर्जी वाले में भी ये आता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूछेगा कि कौन मोटर क्या करता है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये सब चीज़ पूछता है। डायनेमो क्या करता है, उसी तरीके से कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी क्या करता है, ऊर्जा परिवर्तन, ये वही लिखा हुआ है ना। बल्ब, अब इसमें देखिए बल्ब में किस प्रकार का सवाल आता है। बल्ब का जो होता है, मतलब फिलामेंट जो लगा होता है बल्ब में, उसमें गलनांक उसका उच्च रहता है कि निम्न रहता है, इस प्रकार का सवाल आता है। फ्यूज तार में गलनांक कैसा रहता है, फ्यूज तार का गलनांक। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, इस प्रकार का सवाल पूछता है। इसमें पूछेगा बल्ब वाले में ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा होता है, ट्यूबलाइट में सफ़ेद रंग का दिखता है, वो किसके कारण से दिखता है। तो इस प्रकार से सवाल जो है विद्युत वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पूछे जाते हैं। बनेगा ये। ऊर्जा, एनर्जी में स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है ना, इस तरीके के सवाल इसमें बनते हैं। सिंपल डेफिनेशन वाले सवाल जो होते हैं वो बनते हैं इसमें, ठीक। तरंग, वेव, इसमें क्या बोलता है, गामा तरंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, एक्सरे किरण का प्रयोग किसमें किया जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें पूछी जाएंगी। अब यहां पर देखो बल वाले पोर्स में ना, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ये सब क्या होता है, ये सब पूछा जाता है बल वाले में। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है, अभिकेंद्रीय बल का, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है। जब क्या बोलते हैं, ये जो आपका गाड़ी को हम टर्न करते हैं तो वो कौन सा बल काम करता है, तो इस तरीके से उदाहरण से सवाल पूछे जाएंगे बल्ब में भी, ये बल वाले चैप्टर पे भी, ठीक। उसके बाद ऊर्जा वाला, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से समझ में आ गया। गामा तरंग का प्रयोग किसमें किया जाता है, एक्सरे का यूज किसमें किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, इसका एक्सरे करने के लिए कौन सा तरंग का, गामा तरंग का प्रयोग कैसे किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो एग्जाम्पल से रिलेटेड इसमें भी। अगला चैप्टर है चुंबकत्व, तो ये वाले में भी देख लीजिएगा। यहाँ पर हायरार्की है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से। द्रव स्थैतिक में आप देख लीजिएगा विस्कोसिटी वगैरह क्या होता है, और उसके बाद एक बेसिक टॉपिक है ये, तो मात्रक, किसका मात्रक क्या होता है, ध्वनि का, चाल का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, ये सब मात्रक वाले चैप्टर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है वो हायरार्की है, मुख्य रूप से इसमें से सवाल ज़्यादा बनेंगे, ये टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन जाता है वो रोग का बनता है। रोग में किस तरीके से सवाल आते हैं कि विषाणु जनित रोग, वायरस, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं, ये सब सवाल इसमें से आते हैं। बैक्टीरिया से होने, वायरस से रोग, कौन सा रोग वायरस से होता है, विषाणु से होता है, कौन सा रोग जीवाणु से होता है, सबसे ज़्यादा ये फिक्स है यहाँ से सवाल आना, इसलिए इसको सबसे पहले लिखा हूँ मैं। इसी को सबसे पहले पढ़ के रखना कि विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से, फंगस से होने वाले रोग कौन से हैं, किस किस प्रकार के रोग होते हैं, ये चीज़ें सेकंड पढ़ना है आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पढ़ना है आपको, यहाँ पर आप पढ़ेंगे रोग में, इसके रोग के निवारण के लिए, इस रोग के अंतर्गत जो भी रोग होगा, जैसे कि मलेरिया हो रहा है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित, हैजा से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है कि हार्ट प्रभावित होता है, क्या चीज़ प्रभावित होता है, वो सब चीज़ इसमें रोग वाला चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको पढ़ के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक से भी इसका ट्रिक होता है, वो भी याद कर लीजिएगा। दूसरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है आपको, धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है, शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है, शिरा, ये वही वाला। फेफड़े का काम क्या होता है, एक मिनट में जो शरीर में कितने बार दिल जो है वो कितने बार धड़कता है, धड़कन कितने बार धड़कती है, ये सब चीज़ें पूछता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसकी आयु कितनी होती है आरबीसी की, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है ना, रक्त के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। और ब्लड
ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है, किस तरीके से होता है, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है ना। तो ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इसकी आयु कितनी होती है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है। ब्लड के बारे में भी अच्छा पढ़ के रखिएगा कि एक मानव शरीर में एवरेज कितना ब्लड होता है, ठीक है। रक्त से होने वाले मतलब कि क्या बोलते हैं एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो ये सब तो रोग वाले में पढ़ेंगे। तो ये सब ब्लड वाला सब चीज़ पढ़ लेना है। और फेफड़ा, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी को मेन फोकस करना, ठीक। तीसरा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पढ़ना है आपको लार, लार में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक। तो लार टाइलिन होता है। अमाशय, अमाशय कौन सा क्या क्या स्त्रावण करता है, क्या क्या उससे निकलता है अमाशय से, ये मेन पूछता है आपको। लीवर से क्या क्या चीज़ की स्त्रावण करता है। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से कितने कैलोरी ऊर्जा बर्न होती है, कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है 1 ग्राम प्रोटीन जलने से। 1 ग्राम वसा यानी फैट के जलने से कितने ग्राम ऊर्जा निकलती है, ये सारी चीज़ें पूछता है। और कार्बोहाइड्रेट के जलने से कितने ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सारे सवाल इसमें पाचन तंत्र में पूछेगा। यहाँ पर पूरे हायरार्की से दिए हुए। रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद परिसंचरण तंत्र से सवाल आते हैं, फिर पाचन तंत्र से भी काफ़ी सवाल आते हैं। इसके बाद इसी में एक टॉपिक है विटामिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन में आपको देखना है विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन से फलों में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ के रखिएगा, है ना। और मछली में कौन सा, तो अलग अलग तरीके से कौन कौन से क्या क्या चीज़ में कौन कौन सा विटामिन होता है, ये सारी चीज़ें विटामिन वाला आपको पढ़ के रखना है इसके लिए। अगला आप देखेंगे कोशिका, प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका वाले में क्या पूछेगा, सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, इसमें आपको पूछेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका की रसोई किसको बोलते हैं, श्वसन स्थल किसको बोलते, श्वसन स्थल क्या है कोशिका का। तो कोशिका में कई सारे टर्मिनोलॉजी है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, केंद्रस आता है, न्यूक्लियस आता है, और अलग अलग चीजें आती है, सारे को पढ़ के रखना है। तो इस तरीके से सवाल आएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, कोशिका की रसोई किसको बोलते हैं, श्वसन स्थल किसको बोलते हैं। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको, ये चीजें आएंगी इसमें। गुणसूत्र से सवाल आएंगे। और विज्ञान की शाखाएं, मतलब इसमें से क्या सवाल आएगा विज्ञान की शाखा वाले, तो गुणसूत्र, गुणसूत्र में कैसा आएगा, एक मनुष्य के कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र, इस तरीके का सवाल इसमें बनता है। विज्ञान की शाखाओं में कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एक सवाल फिक्स है, यहां से आ गया 1-2 सवाल। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पक्षी विज्ञान, पक्षी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पक्षी विज्ञान के अध्ययन को। तो इस तरीके से आती विज्ञान की शाखाएं में फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का सवाल है, पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। देखिए तीनों में अगर सबसे ज्यादा कुछ आएगा ना तो ये फिजिक्स है, उसके बाद सेकंड नंबर बायोलॉजी है, उसके बाद तीसरा नंबर रसायन। केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली कम सवाल रहते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में मिश्र धातु से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मिश्र धातु मतलब पीतल, पीतल में कौन कौन से धातु के मिश्रण से पीतल बनता है, जर्मन सिल्वर किस किस धातु के मिश्रण से बनता है, गन मेटल किस किस धातु के मिश्रण से बनता है। ये सारी चीजें जो है वो मिश्र धातु के अंतर्गत पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला टॉपिक है ये। दूसरा ईंधन, इसमें वाटर गैस में क्या क्या ईंधन होता है, प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या गैस शामिल होता है, एलपीजी में क्या शामिल होता है, सीएनजी में क्या क्या गैस शामिल होता है, ये सारी चीजें इसमें ईंधन वाले चैप्टर में पूछी जाएंगी आपको। इसके अलावा पदार्थ वाला चैप्टर में क्या पूछा जाएगा, पदार्थ की अवस्था, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, अपकेंद्रण क्या होता है। जैसे कि अपकेंद्रण क्या है, जो क्या बोलते हैं, ये आपका दूध से जल को अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं, तो अपकेंद्रण। उसी तरीके से आप देखेंगे वाष्पीकरण विधि से क्या किया जाता है, समुद्र के जल से नमक को अलग किया जाता है, जल से नमक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण करना पड़ता है। संघनन क्या है, आसवन, उसका उदाहरण पूछेगा आपको, तो वो ध्यान रखिएगा इस तरीके का। परमाणु संरचना, परमाणु द्रव्यमान, ये तो बेसिक टॉपिक है रसायन विज्ञान का, ये तो पढ़ना है आपको। अम्ल, क्षार और लवण, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। और है अक्रिय गैसें, कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो सब अक्रिय गैसें में कौन कौन से गैसेस अक्रिय गैसों में शामिल है, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से इसमें आएगा। ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल बनते हैं, फिर इधर से सवाल बनता है, ये सबसे सवाल बनते हैं। और भी टॉपिक है लेकिन सवाल बनते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है मुख्य रूप से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए कवर किया है, ताकि आपका काम आसान हो सके, आपको एक दिशा मिल सके कि किस तरीके से विज्ञान की तैयारी करनी है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, साइंस जो है बहुत बेसिक लेवल का आएगा, ऊपर ऊपर से आएगा, तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ के भी इस पेपर में अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ और भारत का भूगोल। अगर आप इसकी वीडियो भी चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए भी वीडियो एक डेडिकेटेड बना दूंगा। तो मुझे और एक टॉपिक पे बात करना था कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है आप देखेंगे अभी तो आचार संहिता खत्म हुए कल परसों ही, तो इसका अगर कहीं जनवरी में, दिसंबर में आपका इसका डेट आता है
कि एग्ज़ाम का, तो 15 से 20 दिन का टाइम के ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम ले सकता है। तो अप्रॉक्स मान के चलिए जनवरी के 10 से 20 जनवरी के तक इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। आपको कंफर्म तो कोई नहीं बोल सकता, केवल संभावना ही जताया जा सकता है। तो अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी में इसके होने की चांसेस हैं। ठीक, तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए और इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए। और फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको इसके वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, तो ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।